प्यारे बच्चों, वायुमंडल में वायुमंडल का गठन का ही एक भाग है अन्य स्थानीय हवाएं। पेज नंबर 50। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर स्थित भू अवयवों में अंतर तथा ताप आदि में भिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की स्थानीय हवाएं चलती हैं। इनमें चिनूक, फोन, सिरोकोको, मिस्ट्रेल, लू आदि प्रमुख हैं। तो पर्वतों की तलहटियों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला के पूर्व और यूरोप के अल्प्स पर्वतमाला के उत्तरी ढाल के निचले भाग में एक प्रकार की गर्म एवं शुष्क हवा चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदानी भागों में निम्न दाब की सृष्टि होने से पश्चिम दिशा से आने वाली हवा जब रॉकी पर्वतमाला को पार करके मैदानी भागों में प्रवेश करती है उसे ही चिनूक कहा जाता है। अर्थात रॉकी पर्वतमाला पार करके मैदानी भागों में जो हवा चलती है उसे ही हम चिनूक कहते हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर के ऊपर से बहकर आने वाली यह गर्म और आर्द्र वायु राशि रॉकी पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल होकर ऊर्ध्वमुखी होने के फलस्वरूप जल वाष्प के घनीभूत होने से बादल की सृष्टि करती है तथा वर्षा होती है। अर्थात जब ऊर्ध्वमुखी होने के फलस्वरूप जल वाष्प, क्योंकि जब वातावरण में वर्षा कब हो तो वातावरण में जब मौसम गर्म होता है, जब धरती का जल वाष्प हवा के रूप में उड़कर आकाश में जब बादल का रूप धारण करती है, तत्पश्चात एक हवा का दबाव भी बनता है, वायु का प्रेशर भी बनता है, तत्पश्चात वर्षा होती है। ठीक उसी प्रकार रॉकी पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल होकर ऊर्ध्वमुखी होने के फलस्वरूप जल वाष्प के घनीभूत होने से बादल की सृष्टि करती है तथा वर्षा भी होती है। पश्चिमी ढलान पर वर्षा करके बाद यह गर्म जल वाष्प रहित वायु पूर्व ढाल से होकर नीचे उतर जाती है। इस वायु के कारण ही बर्फ से ढके मैदानी भागों की बर्फ पिघलने लगती है। अल्प्स पर्वतमाला के उत्तरी ढाल से होकर बहने वाली इस प्रकार को वायु को फोन कहा जाता है। इसके अलावा मध्य अक्षांश के चक्रवर्तीय तूफान से प्रभावित पर्वतीय अंचलों में कमोबेश मात्रा में फोन का प्रभाव देखा जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्यारे 9 क्लास के बच्चों कि उष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय अंचलों में स्थानीय तौर पर गर्मी बढ़ने से निम्न दाब केंद्र की सृष्टि होती है। ऐसे अस्थायी निम्न दाब केंद्र के प्रबल आकर्षण से भी कुछ हवाओं की सृष्टि होती है। उत्तरी
अफ्रीका के सहारा मरुभूमि में उत्पन्न अधिक गर्म एवं शुष्क दक्षिणी वायु प्रवाह को सिरोक्को कहा जाता है। मिस्र में इसे खामचिन और अरब में शिमूम कहा जाता है। यह हवा इतनी गर्म और शुष्क होती है कि लगातार कई दिनों तक बहते रहने से मानव शरीर के चमड़े अर्थात त्वचा फटने लगती है, धरती में दरारें पड़ने लगती है और पेड़ पौधे सूख कर मरने लगते हैं। शुष्क रेगिस्तान से होकर बहने वाली ऐसी हवाओं के प्रचुर मात्रा में धूल और बालू अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, अर्थात ऐसी हवा के प्रभाव से रेगिस्तानों में धूल भरी आंधी चलने लगती है। गर्मियों में जब दिन गर्म हो जाता है तब रेगिस्तानों में ऐसी हवा उत्पन्न होती है और जब यह हवा उत्तर भारत की गंगा नदी के मैदानी भागों से होकर गुजरती है तो इसे लू कहा जाता है। यानी धूप में प्रचंड गर्मी के को ही हम लू कहते हैं या इसे मिस्ट्रेल कहते हैं, जो भी कह सकते हो। और इस तरह इन हवाओं के प्रभाव से किसी अंचल में स्थानीय तौर पर मौसम में बदलाव आता है। तो कैसे आता है? तो पठारी अंचलों के दक्षिणी ढाल से होकर भूमध्य सागरीय उपकूलीय अंचलों में प्रवाहित होने वाली भारी और ठंडी हवा से मिस्ट्रेल कहा जाता है। इस तरह की इन हवाओं के प्रभाव से किसी अंचल में स्थानीय तौर पर मौसम का बदलाव आ जाता है। कुल मिला के रेगिस्तानी जो इलाका होता है जिस मरुभूमि अर्थात जहाँ बालू ही बालू, वहाँ से अगर हवा टकरा कर आएगी तो उसके आसपास के इलाकों में प्रचंड गर्मी रहेगा, जिससे धरती फट जाएगी, मनुष्य जानवरों के चमड़े फटने लगेंगे, जीवन जीने लायक वह जगह नहीं रहेगा। जैसे सहारा का रेगिस्तान, रॉकी अमेरिका का रेगिस्तान, भारत के राजस्थान में के गंगानगर, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर गर्मी के दिनों में लू चलती है तो काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब इसमें प्रमुख चीज़ है ध्यान देने वाली बात, जो मुख्य बातें हैं, जो पेज नंबर 51 है 51, उसको हमारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और यह परीक्षा में उन्हें प्रश्न उत्तर लिखने में उन्हें काफ़ी सुविधाजनक होगी। तो वायुमंडल की परिभाषा, तो भूपृष्ठ से कुछ ऊपर तक चारों तरफ समान रूप से फैली गैसीय अवस्था में वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। दूसरा है वायुमंडल का गठन। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न गैसें, धूल कणों एवं जल वाष्प से सम्मिश्रण से गठित है। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ओजोन, जेनन आदि प्रमुख गैस हैं। इसका तीसरा भाग है मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडल का विस्तार एवं पट्टे। तो अनुमानतः पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल में मौजूद गैसों के रासायनिक गठन के आधार पर इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है सममंडल और विषममंडल। तो सममंडल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। क्षोभमंडल पहला ख है समताप मंडल और ग है मध्यमंडल। दूसरी ओर विषम मंडल के 2 भाग हैं,
और उसको दो परत भी में भी बांटा गया है, तापमंडल और बाह्यमंडल। इसके अलावा अतिरिक्त आगे वायुमंडल के दबाव या दाब की परिभाषा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा प्रयुक्त बल का मान ही वायुमंडल का दाब होता है। वायुमंडल की दाब की माप समुद्र तल से लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का वास्तविक दाब बैरोमीटर के पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर के बराबर समझा जाता है। आजकल वायु दाब को मिलीबार इकाई में मापा जाता है। इसकी अगला भाग है वायु दाब में अंतर होने के कारण। वायुमंडल का दाब वायु की गर्मी और भूपृष्ठ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। वायु की गर्मी बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है। वायु की गर्मी बढ़ने से वायु का जो दबाव होता है, प्रेशर, उसमें कमी होती है और किसी स्थान की ऊंचाई बढ़ने से वायु में भी कमी होती है। इसका अगला है वायु दाब मंडल। तो संसार में मुख्यतः 4 प्रकार के दाब मंडल की पहचान की गई है। पहला है 1 नंबर विश्वतीय निम्न दाब मंडल। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब मंडल। तीसरा है उप ध्रुवीय निम्न दाब मंडल और चौथा ध्रुवीय उच्च दाब मंडल। इसके अगले भाग है वायु प्रवाह की परिभाषा। तो वायु प्रवाह की परिभाषा इस प्रकार है कि वायु की गतिशील अवस्था को वायु अथवा वायु प्रवाह कहा जाता है। सीधे से शब्दों में जो वायु गति से तेजी से चलती है उसे ही हम वायु प्रवाह कहते हैं। तो वायु की उत्पत्ति के मुख्य कारण मुख्यतः वायुमंडलीय ताप गर्मी में अंतर और वायुमंडलीय दाब में हुए अंतर के कारण वायु की उत्पत्ति होती है। फिर से सुनिए कि मुख्यतः वायुमंडल में ताप अर्थात गर्मी में अंतर और वायुमंडलीय दाब में हुए अंतर को वायु का अंतर के कारण वायु की उत्पत्ति होती है। हवा उच्च दाब अंचल से निम्न दाब अंचल की ओर बढ़ती है। अगला भाग है वायु प्रवाह को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। तो दाब, प्रवणता बल, दबानुपाती बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल, अपकेंद्रित बल और घर्षण बल। इसके बाद वायु के प्रकार। तो प्राथमिक वायु प्रवाह, गौण वायु प्रवाह और स्थानीय वायु प्रवाह। वायु के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक वायु प्रवाह, गौण वायु प्रवाह और स्थानीय वायु प्रवाह। अब प्राथमिक वायु प्रवाह तो भूपृष्ठ पर अस्थायी रूप से मौजूद दाब मंडल के वितरण पर आधारित संपूर्ण संसार में बहने वाली वायु को प्राथमिक वायु प्रवाह कहा जाता है। वानिश पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन इसके अंतर्गत आते हैं। अगला भाग है गौण वायु प्रवाह। तो भू अवयव की प्रकृति एवं जल स्थल भाग में विस्तार में अंतर तथा आंशिक एवं ऋतु के अनुसार दाब ताप में हुए अंतर के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाले वायु प्रवाह को गौण वायु प्रवाह कहा जाता है। इसके अंतर्गत वायु राशि, वाताग्र, चक्रवात, मानसूनी हवा आदि आते हैं। इसके अगले भाग है स्थानीय वायु प्रवाह। तो भू अवयव की विभिन्नता और ऊंचाई में हुए अंतर के कारण जिस सीमित अंचल में वायु प्रवाह उत्पन्न होता है उसे ही स्थानीय वायु प्रवाह कहा जाता है। इसे अस्थायी और अनियमित वायु प्रवाह भी, अस्थायी और
अनियमित वायु प्रवाह भी कहा जाता है। जलीय, सागरीय वायु, स्थलीय वायु, पर्वतीय वायु, मैदानी वायु, लू, चिनूक, फोन आदि स्थानीय वायु प्रवाह के सबसे उत्तम उदाहरण हैं। अब अंतिम और जलीय वायु और स्थलीय वायु। तो दिन में जल भाग समुद्र से स्थल भाग की ओर बहने वाली वायु को जलीय वायु कहते हैं। दिन में जल भाग समुद्र से स्थल की ओर जो हवा चलती है उसे ही जलीय वायु कहा जाता है। दूसरी ओर रात के स्थल भाग से जल भाग की ओर बहने वाली वायु को हम स्थलीय वायु कहा जाता है। इसके प्रश्न है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, इसके गठन के बारे में संक्षेप में लिखो। इस प्रकार के 23 इसको 26 तक प्रश्न है, 1 से लेकर 26 तक प्रश्न है और पेज नंबर 52, 53 और 54 में। तो हम अपने विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखेंगे, इनमें से सब तो नहीं लेकिन जितने सकेंगे उसके प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश वे अवश्य करें। शुभ संध्या बच्चों, नमस्कार।